हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मैं आपको रात में 9 बजे किसी जानकार शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं। मकसद ये है कि जो हालात हैं, ख़ास तौर पर इज़राइल-फ़िलिस्तीन जंग के, और जो कुछ अमेरिका का रुख है, जो कुछ अरब मुल्कों का रुख है, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो कुछ रुख है, वो सब सामने आकर के रखा जाए। और जानकार लोगों से आपकी जब मुलाकात होती है तो बहुत सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बहुत से तजर्बे भी आते हैं, और ये बहुत ही अहम होता है। इसे जरूर जरूर आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं एक बार फिर जॉन दयाल साहब से बात कर रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुल्कों में विदेशी पत्रकार के तौर पर काम किया है, कई जंगें खुद कवर की हैं, कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है, काम किया है। एक भरपूर तजर्बा है जॉन दयाल साहब को। मैं सीधे जॉन दयाल साहब के पास चलता हूं। आज 309वां दिन है जंग शुरू हुए, और आज फिर खबर आ गई कि खान यूनुस में 100 बच्चों को कत्ल कर दिया गया इजरायली हमले में, और यह कह दिया गया कि यहां हमास के लोग मौजूद थे, हमने उन पर हमला किया है। जबकि अभी एक दिन पहले अमेरिका, मिस्र, कतर, इन्होंने अपील की हमास और इजराइल से कि वो जंगबंदी की बात आगे बढ़ाएं, और नेतन्याहू के ऑफिस से फौरन आ गया कि हम निगोशिएशन टीम भेज रहे हैं 15 अगस्त के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद हालात वही हैं। उधर इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमले की धमकी है, उसकी वजह से भी सांस रुका हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जो आपने बच्चों के कत्ल की बात कही है, वो वाकई एक बहुत ही शर्मनाक वॉर क्राइम है जो इस लड़ाई में दिख रहा है हमको। बड़े बड़े देशों के बीच में लड़ाई होती रही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 4 बार हो चुकी है, अरब देशों में हो चुकी है, यूरोप में लड़ाई हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी, इसमें लोग मारे गए थे। मगर और उसमें भी बहुत बच्चे मारे गए होंगे, मगर वो बच्चे मारे गए होंगे जो बॉम्बिंग में अपने माँ बाप के साथ मर गए हों, या गैस उन दिनों चलती थी उसमें आ गए हों। एक टारगेटेड बॉम्बिंग जहाँ पे आपको पता है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, स्कूल है, रिफ्यूजी कैंप है, वहां पर इसको हम और कोई मजाक ना करके इसको सीधा कहें कि ये टारगेटेड बॉम्बिंग, टारगेटेड किलिंग ऑफ सिविलियंस है, नॉन कॉम्बैटेंट्स है, जो कि जिनीवा कन्वेंशन और वॉर क्राइम्स के अंदर सबसे ऊंची कैटेगरी है एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि आप सिविलियंस को मार रहे हैं, औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, नॉन कॉम्बैटेंट्स को मार रहे हैं, जो सफेद झंडा है, जो लड़ाई नहीं कर रहे, जिनके पास बंदूक नहीं है, तो आप इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, और इससे कोई छोटा जुर्म नहीं आपके ऊपर लौटा जा सकता। तो इसको तो याद रखेंगे हम सब लोग। लड़ाई किसी न किसी दिन बंद होगी, और यकीनन जो गुनहगार हैं किसी न किसी कोर्ट के आगे आएंगे। हमारी कोर्ट के नहीं तो अल्लाह मियाँ की कोर्ट के आगे आएंगे, और तब उनसे पूछा जाएगा कि आपने बच्चों को किस कानून के अंदर मारा। अभी तक 8,000, 9,000, 10,000 कितने बच्चे मारे गए? पूरी 40 में से 25% तो छोटे बच्चे ही हैं, और त्या लगे सिविल नजर लगे। कोई कह नहीं पाता है कि कितने हमास सोल्जर्स मारे गए। और उस हद तक इसराइल की बात भी ठीक है कि हम सोचे थे कि यहाँ पे हमास है। उनसे ये पूछना पड़ेगा कि गाजा का कोई टुकड़ा है, कोई एक जिसको कहते हैं स्क्वायर इंच जगह है जहां पे हमास ना हो आज की तारीख में? साइकोलॉजिकली जहां पे पैलेस्टीनियन है वहां पे हमास है। तो आप हमास के चक्कर में सारे पैलेस्टीनियंस को मारेंगे क्या? हमास को आप जानते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके की आपकी तरह आर्मी नहीं है, और आपकी आर्मी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये छुप के काम करती है। ये अमेरिका, रशिया, जर्मन, यूक्रेन उसकी तरह फौजी नहीं है। ये स्पाइज है सारे, छुप के मारते हैं, दूर से मारते हैं, रॉकेट्स चलाते हैं,
रडार से करते हैं काम, कभी कभार टैंक से भी आपस में लड़ाई होती है। तो इसराइल का ये कहना है कि हम सोच रहे थे वहां पे हमास है, बहुत बड़ा झूठ है। मेरा अपना जो विचार है कि अब जो अल्टीमेटम 15 का है, उन्हीं के चचाताऊ से आया है, हम्म, हम्म, उसको नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। उसके पहले अपने दुश्मन पर, गाजा के बच्चे उनके बड़े दुश्मन हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उनकी एक तरतीब है जिसके अंतर्गत वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मेरा कहना है हम, और आज 10 तारीख है, आप सोच सकते हैं कि अगले 4 दिन में कितना सिविलियंस को ये और मौत के घाट उतारेंगे, पता नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, इसमें ये जो आपने बताया कि ये 15 अगस्त का अल्टीमेटम भी उन्हीं के चचाताऊ के पास से आया है, क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि एक ही वक्त में दो काम हुए? अमेरिका, कतर और मिस्र की तरफ से अपील की गई और फौरन, यानी बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए फौरन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक तरह से कबूल कर लिया कि हम डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो क्या ये खुद अपने आप में, जिसे कहते हैं फिक्स मैच या नूरा कुश्ती टाइप की कोई चीज नजर नहीं आती आपको? एग्रीमेंट और अकॉर्ड तो है, और इसकी वर्डिंग्स भी उस तरीके से सस्पिशियस है, क्योंकि तारीख तो आप फिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिर हवाई जहाज चाहिए, जाने के लिए चाहिए, तारीख चाहिए, लोगों को अपने काम छोटे मोटे करने पड़ते हैं, टीम बनाना भी 24 घंटे का काम होता है। मगर इसकी वर्डिंग ये भी हो सकती थी कि बंदूक आज बंद करो और 15 तारीख को आओ बात करने। हम्म, सीज फायर तो ये थोड़ी होती है कि परसों सीज फायर करेंगे, आज और परसों के बीच में जितना नुकसान आप कर सकते हो कर दो। हम्म, हम्म, सीज फायर होती है कि आपने दो जनरल से हाथ मिलाया और फौरन सीज फायर हो गई। विड्रॉल आप कह सकते हो कि विड्रॉल टाइम बाउंड रहेगा। हम्म, हम्म, विड्रॉल के पहले आप कुछ करना मांगते हो, कहीं बारूद हटाना मांगते हो, कहीं बारूद लगाना मांगते हो, अपने घायलों को वापस लाना मांगते हो, उनके कुछ लोगों को पकड़ के वापस लाना मांगते हो। विड्रॉल एक एग्रीड और थॉट आउट जिसको कहते हैं, सोच समझ के हल्के हल्के विड्रॉ किया जाता है, ताकि विड्रॉल राउट में ना बदल जाए, भगदड़ ना बन जाए, हार की तरह ना हो जाए विड्रॉल। तो उसमें तो मान सकते थे कि कहे कि सीज फायर के बाद हमको 3 दिन चाहिए विड्रॉल के लिए और उसके बाद हम बात करेंगे। मगर सीज फायर खुद ही 1 हफ्ते बाद होगा, ये तो थोड़ा सा नहीं, वो गैर कानूनी। सीज फायर के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत की बात है। हाँ, अमेरिका अमेरिका खुद ये कह रहा है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि थर्सडे को ही सीज फायर हो जाएगा, बातचीत होगी। अभी काफी गैप्स हैं उसको। चीज और मैं समझना चाहता हूँ। पिछले पिछले कई जी कहो। महीनों से और पिछले कुछ हफ्तों से और खासकर पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्होंने यूएस शिप एब्राहम लिंकन को भेजा है, और क्या कर रहे थे, बात ही तो कर रहे थे। आप जब ये नेतन्याहू अमेरिका गए तो वहां पे क्या करके आए, बात ही तो करके आए, बात तो कर ही रहे हैं, क्या क्या कर रहे थे दिनों से। अब और आप कह रहे हैं कि 15 तारीख को आप ये बात करेंगे कि किस दिन से सीज फायर रहेगी, तो इसमें कोई बात पूरी तरह पछती नहीं है जिसको कहा जा सकता है। हाँ, यानी यानी एक तरह से वो ढील दी जा रही है कि अभी सीज फायर नहीं है, आप अपना जो कुछ करना करें। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। आपने जंगें कवर की हैं और इस वक्त जबकि इस्माइल हानिया का कत्ल हो चुका तेहरान में और उनकी जगह हमास ने याह्या सिनवर को नॉमिनेट किया है, बल्कि वो तो चुनना कह रहे हैं, इलेक्शन कह रहे हैं। यानी उन्होंने आपस में मिलकर के ये तय किया है, डिस्कस करके राय मशवरे से, कि याह्या सिनवर अब लीड करेंगे, बातचीत करने वाली टीम को भी वही लीड करेंगे। और लॉजिस्टिकली एक बड़ा सवाल सामने आता है कि ये वो शख्स है जो गाजा में है, उस पर इल्जाम है कि 7 अक्टूबर का असल मास्टरमाइंड यही है, उस पर $4 लाख का सर पे इनाम रखा हुआ है इजराइल ने, टेररिस्ट है डिजिग्नेटेड। अब उससे बात करने के लिए गाजा से उसको बाहर निकल के कतर तक आने के लिए
या कायरो तक आने के लिए लॉजिस्टिक्स का एक इशू आएगा? इसमें वो निकले, जंग बंदी पहले हो जाए फिर बातचीत शुरू हो, क्या कुछ लगता है आपको ये कैसे हो पाएगा? और अपने इतने ड्रेडेड दुश्मन के सामने मेज पर कौन बैठेगा? मेज पर तो माफ कीजिएगा, दुश्मनी बैठते हैं दोनों तरफ से। जब अमेरिका के एक जंगी जहाज पर जापान और अमेरिका की जनरल्स बैठे बातचीत करने के लिए, तो आप समझिए अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल चुके थे, हिरोशिमा और नागासाकी। और नागासाकी का बॉम्ब 9 अगस्त को डाला गया था, हिरोशिमा का 6 अगस्त को, इसी सीजन में, जिसको हम कह सकते हैं 45 में। तो ऑलमोस्ट 80 साल पहले डाला गया था। दूसरी तरफ जापान ने अमेरिका के पूरा जहाजी बेड़ा डुबो दिया था पर्ल हार्बर में। उसके बाद 4 साल तक पैसिफिक में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो अंडमान तक आई, और अंडमान में भी ये है रिकॉर्डेड कि जापान ने बहुत एट्रोसिटीज की, बर्मा में बहुत एट्रोसिटीज की, जिसमें हिंदुस्तानी जो ब्रिटिश फौज में थे उनके साथ भी हुई। अंडमान में तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि जापानियों ने सोल्जर्स का मार के उनका कलेजा और दिल रोस्ट करके खाया। कैनिबलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं। उनको बाद में फांसी दी गई जब वो जापान जब हार गया। तो मैं कहने का मतलब है, दोनों तरफ से कितनी खराब एट्रोसिटीज एक दूसरे पे हो सकती थी, हुई। तब भी जनरल मैकार्थर और वहां के जनरल्स और एडमिरल आए, बातचीत की, हाथ मिलाया, दस्तखत किए, सैल्यूट किया, और उसके बाद संधि हुई। तो दुश्मन तो बैठ सकते हैं, मगर जो आपने दूसरी बात कही है वो देखनी है कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से ये गारंटी रहेगी कि हमास का जिस आदमी से बात करना मांगता है, जब वो आएगा, मैं उसको जान बख्शी नहीं कह रहा हूं, उसकी हिफाजत की जाएगी। उसकी हिफाजत की जाएगी जब तक वो वापस टॉक से अपने घर वापस ना आ जाए। उसके बाद आपकी दोबारा से जंगी हालात पैदा हो सकते हैं। उसकी गारंटी तो अमेरिका और इजिप्ट और कतार को ही लेनी पड़ेगी। उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं लिखित में गारंटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी जा रहा होगा वो तो सर पे कफन बांध के जा रहा होगा ना। तो वहां पर अमेरिका को गारंटी देना, उसमें फिर वही बात आ जाती है कि अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथ मिलकर ये आगे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजराइल के लिए कोई भी इसमें से बात अचानक आ रही हो, जैसे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो, अचानक आ गया, हम क्या करें। उसके साथ सोच समझ के और उसकी हामी से, उसकी मर्जी से, उसकी हामी से ये बात हो रही है। और मैंने कहा था जैसे कि एक तरीके से बहाना भी है कि कितना आप शार्प अटैक कर सकते हो, कितना सफाया कर सकते हो, कितना लैंड ग्रैब कर सकते हो, कर लो, फिर बाद में उसी पे निगोशिएशन करना है, कहाँ से हटेगी, कहाँ से नहीं हटेगी, कहाँ की सुरंगें बंद की जाएंगी, कहाँ की नहीं बंद की जाएगी। छोटी छोटी चीजों पर, बड़ी बड़ी चीजों पर सुलह होगी, गुस्सा होगा, लंबी बात रहेगी, वो तो बात की बात है। तो नियत की बात आ जा रही है। इन टॉक्स में सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है नियत का, और उसके साथ अमेरिका की गारंटी क्या है। अमेरिका ने, इसका सबसे बड़ा जहाज तो नहीं है, वो तो पहले भेजा गया था, उससे थोड़ा कम है, मगर तब भी बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है ये। इसमें सब किस्म के रॉकेट से लैस हवाई जहाज है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फाइटर, बॉम्बर, सब किस्म के हैं, और अनमैन्ड व्हीकल्स है, ड्रोन्स है। आप बड़ी दिलचस्प एक हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जंगी बेड़ा है, एक तरीके से इंटरवीन कर सकता है। आज की तारीख में भी इसके पास इतना इलेक्ट्रॉनिक वेपनरी है कि इजराइल की डोम को भी और हमास के रॉकेट्स को भी नलिफाई कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, अगर चाहे तो।
अच्छा, तो अमरीकी अमरीकी जंगी बेड़े की एक वीडियो सामने आ गई है, अभी आज ही आई है, जो ईरान ने दुनिया के सामने रखी है। बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही जिसे हाई डेफिनेशन किस्म की तस्वीरें। तो वो ईरान ने ये जाहिर किया कि आप जो है वो हमारी नजर में हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने 3 वीडियो जारी किए हैं तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन के अंदर इजराइल के अंदर की। अच्छा, अब मैं एक चीज और समझना नहीं, चाहता उसमें हूँ। तो सर, उसमें एक बात है हाँ, कि इस जंगी वो तो एक दूसरे पे आंखें रखे हुए हैं, सब टीम्स ये मान के चल रहे हैं, मगर ये जंगी बेड़ा इतना दूर नहीं है कि उस पर नजर ना रखनी पाए। वो नजदीक ही है। तभी मैं कह रहा था कि उसके पास इतना इक्विपमेंट है कि वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से उनको जैम कर सकता है अगर वो चाहे तो। इंटरवीन, मैं कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका लड़ाई रोकना मांगता है, रुकवाना मांगता है, तो कर सकता है। हाँ, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक जैम वाली बात पर एक मुझे बात याद आ गई। 2010-11 की बात है, जब से ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ड्रोन्स को आसमान से हैक करके नीचे जमीन पे उतारने का सिलसिला शुरू किया। बाकायदा उन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी ईरान में 2011 में। तो ईरान भी टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे नहीं है, जो अब तक उसने साबित किया है। हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं, अब और अभी तो हाँ, उसमें, अभी उससे आगे की बात बता रहा हूं मैं। हाँ, रशिया ने भी और फ्रांस ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जारी जारी की थी, और वहां पे लड़ाई जो हो रही है रशिया के साथ यूक्रेन की, उसमें ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे एक जिसमें हंसी भी आती है और दर्द भी होता है कि ड्रोन्स बना रहे हैं चाइना से इंपोर्ट करके, जिसको Amazon.com पर आप चाइनीज ड्रोन मंगा रहे हैं, उनको रिफिट कर रहे हैं, और उनमें आप नीचे रॉकेट लगा के छोड़ रहे हैं रशिया के ऊपर। हम्म, कॉटेज इंडस्ट्री ड्रोन्स की बन गई है। तो उज्बेक में हो सकती है, यूक्रेन में हो सकती है, तो यहाँ पर गाजा में भी हो सकती है Amazon.com से। और थोड़ी मजाक की बात आती है, मगर हाँ, ड्रोन्स चाहे रशिया के हो या अमेरिका के या इसराइल के या हमास के, अब उनका हवा नहीं रह गया है। वो हम्म, इंटीग्रेट हो गए हैं। जैसे पहले पिस्तौलें हो जाती थी, AK-47 हो जाती थी, अब वो इंटीग्रेट हो गए हैं। अब सब लोग जानते हैं कि ड्रोन कैसे ऑपरेट किया जाए, उसका लड़ाई में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यानी यानी तकरीबन ऐसा ही हो गया कि जैसे न्यूक्लियर पावर्स के बीच में ताकत का एक बैलेंस बन जाता है और फिर जंग नहीं होती। तो ड्रोन्स भी तकरीबन सबके पास पहुंच गए और हाँ, टेक्नोलॉजी भी। मगर अच्छा, मगर हाँ, मगर सर, उसमें बात एक फर्क यह है कि एटम बम में म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है हम्म, कि हम तो मरेंगे मियाँ, आपको भी साथ में मरेंगे। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, ये, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में शांति की एक बहुत बड़ी बात यही है, क्योंकि हाँ, यहाँ पर तो और भी खतरा है, जो हम्म, कि गाजा और इसराइल में भी हो ही रहेगा, हम्म, कि अगर आप हम में से किसी ने भी एक दूसरे पे रॉकेट छोड़ा, तो हवा में तो रेडियो एक्टिव हमारी तरफ ही आएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, छोड़ने वाले के ऊपर ही आएगा। तो जितना जिस दुश्मन मरेगा, उतने दोस्त भी मरेंगे। हम्म, ये इसराइल और हमास के बीच में भी यही बात है, इतने नजदीक है एक दूसरे के। ये अमेरिका और रशिया नहीं है कि 10,000 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे पर वार करेंगे। ये बिल्कुल, पड़ोसी है, और बिल्कुल। पड़ोसी तलवार से लड़े तो तब भी शांति रहती है। न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, एक एक चीज़ सामने आई। कमला हैरिस की मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में लोग चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए फ़िलिस्तीनियों के हक़ में, इज़राइल के खिलाफ। तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने एक आध जगह ये भी कहा कि बाइडेन ने जो रोक लगाई है हथियारों की, वो गलत लगाई है और इज़राइल को हथियार देते रहना चाहिए। अब मैं देखूं, बाइडेन के दौर में मुसलसल हथियार आते रहे इजराइल को। ट्रंप ने भी साफ कहा कि खत्म करो, फिनिश देम, मतलब फिनिश द वॉर। फिनिश द वॉर का जो है वो इंडिकेशन तकरीबन यही था कि फिलिस्तीनियों को खत्म करो, अभी कब तक चलेगा। कमला हैरिस भी तकरीबन उसी तरह की बात कर रही हैं। तो ये तीनों लोग जो इस वक्त सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन में है, एक सिटिंग प्रेसिडेंट है, दो में से कोई ना कोई एक प्रेसिडेंट बनने वाला है, अगर इस हद तक नंगे होकर के इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, तो अमेरिका का कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में
कोई अहमियत रह पाएगी, कहीं कोई इंसानियत का कोई एक हल्का सा भी कोई परछाई रह पाएगी, या ये सारे ही नंगे होंगे इस जंग में? नंगा अमेरिका एज अ नेशन स्टेट, हम्म, एज अ सुपर पावर, तो बहुत अरसे से हुआ है नंगा। हम्म, हम्म, हर डिक्टेटर की मदद करता है वो, हर डेमोक्रेटिक फोर्स को हटाने की, रेजिम चेंज की कोशिश करता है। कितनी भी एट्रोसिटीज हो जाए, कभी इंटरवीन मैंने आज तक उसको करते हुए देखा नहीं है, जब तक उसका खुद का रहा हो। हम्म, खुद रशिया और अमेरिका ने अभी प्रिजनर एक्सचेंज किया है। तो अमेरिका का कई बार आपसे भी आपके चैनल पर डिस्कस सकते हैं, प्राइम इंपॉर्टेंस है अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। हम्म, और अगर दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स और जाते हुए प्रेसिडेंट एक ही बात को कह रहे हैं, तो उसका पहले तो हमको सिग्नल ये लेना चाहिए दैट इसराइल की लड़ाई अमेरिका के इंटरनल इलेक्शन में अब ज्यादा मायने नहीं रखती है। हम्म, हम्म? और क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट्स वगैरह पैलेस्टीन के हक में आ रहे हैं, विजिबल है, इलेक्शन के वक्त वोट्स में उनकी क्या अहमियत है वो देखने की बात है। दूसरी बात, अमेरिका के लिए मैंने आपको बात किया था कि इसराइल की लॉबी फाइनेंशियल लॉबी है, स्ट्रेटेजिक लॉबी है, वोट की लॉबी नहीं है। सारे यहूदी भी इकट्ठा हैरिस के खिलाफ या उसके हक में बोले तो न्यूयॉर्क के 2 काउंटीज के अलावा तक असर नहीं पड़ेगा। हम्म, हम्म, हम्म? हैरिस के पति भी थोड़े से यहूदी हैं। वहां पर हाफ यहूदी, ईसाई यहूदी, कितने किस्म के यहूदी हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो हम भूल जाएंगे मुद्दा क्या था। तो बिल्कुल। यहाँ पर ना तो यहूदी और ना प्रोटेस्टर्स वोट बैंक हैं या वोट में करते हैं। उनका यही है कि वो अपने एलाइज को क्या सिग्नल देते हैं, अमेरिका की शक्ति को ग्लोबल स्टेज पर कैसे दर्शाते हैं, हम्म, अपना पावर प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। उसमें अब मेरा ख्याल है जो भी एडवाइस कर रहा है पैलेस्टीनियंस को, उनको नहीं चाहिए था कि रैली डिस्टर्ब करें। मौका नहीं देना है कि आपके खिलाफ कोई आवाज आए, और ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। हम्म, उस मौके पर वो क्या कहेंगी, क्योंकि इसराइल के साथ साथ देना यहूदियों को बचाने की बात नहीं है। इसराइल के साथ साथ देना यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में अपना पावर प्रोजेक्शन करना है कि हमारा अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कोल्ड वॉर के खत्म के बाद हमारी अभी भी हैसियत है। आपके जो भी आप कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, इकोनॉमी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप में दखल देने की हमारी ताकत है। ये अमेरिका अपनी शक्ति प्रोजेक्शन कर रहा है और उसमें वो कम नहीं करना मांगता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आपकी मदद ही नहीं करेंगे। नेटो को वो उल्टा कहते हैं, वो कहते हैं हम अपनी शक्ति इसमें प्रोड्यूस करेंगे कि आप जाइए अपना खुद काम कीजिए। रशिया की भी तो मदद करेंगे नहीं, मगर प्रेशर डालने के 2 तरीके हैं। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से अमेरिका और यूरोप का एक संधि है, क्योंकि यूरोप जो लड़ता है हथियार तो अमेरिका से ही खरीदता है। इंग्लैंड ने भी, अमेरिका जब लड़ाई में नहीं आया था, अमेरिका से ही हथियार खरीद रहे थे वो, पैसे पर, गोल्ड पर। तो उसके बाद जब अमेरिका आया, उसके बाद वो हथियार खरीद नहीं रहे थे, उनको मिल रहे थे। ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज में, पॉलिटिक्स में इसका मायने होता है। और इसी वास्ते जर्मनी हार गया, क्योंकि उसको बेचने के लिए हथियार बनाने वाला कोई था ही नहीं, उसको अपने हथियार खुद ही बनाने थे। और ये एक तरीके से देखा जाए तो हमास की ताकत है कि उसको खुद हथियार नहीं बनाने पड़ते। कभी उसके पास ना हथियार ज्यादा रहेंगे और ना कभी कम रहेंगे, अच्छा, वो बना एक तो एक रहा ही चीज, नहीं। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। एक खास बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ये जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया के तेहरान में कत्ल के बाद, और फुआद शुक्र जो कमांडर हिजबुल्लाह के थे उनके कत्ल के बाद बेरूत में जो धमकियां दी हुई हैं ईरान ने और हिजबुल्लाह ने, अब
हिजबुल्लाह का लीडर ये कह रहे हैं कि ये जो हम इनको इंतजार करा रहे हैं इसमें पूरा इजराइल सवा टांग पर खड़ा हुआ है और इनको इंतजार कराना भी हमारी तरफ से पनिशमेंट का हिस्सा है, जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है इंतजार कराना भी। तो ये स्ट्रेटेजी मिलिट्री में क्या होती है, क्योंकि आपने जंगें कवर की हैं, जहन भी पड़ा होगा कमांडर्स का, आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये तो बहुत पुरानी तरीक है जिसको यहाँ पे चक्रव्यूह बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि आप सस्पेंस में रखिए कि आप कहाँ अटैक करेंगे। ये आप देखिए कि स्पाइस जब पकड़े जाते हैं कि आपके क्या रॉकेट्स, कितने रॉकेट्स हैं, कितनी फौज है, कहाँ पे आपके बेस है। ये तो आज की तारीख में सैटेलाइट से सबको पता है किसके पास कितनी फौज है। आपको ये नहीं पता कि मैं उसका इस्तेमाल किस वक्त करूंगा और किस तरीके से करूंगा। फौज को बाएं तरीके से भेजूंगा या दाएं तरीके से भेजूंगा, 10:10 पे भेजूंगा या 10:10 पे भेजूंगा। और ये जो छोटे से स्ट्रैटेजी है वॉर प्लान्स की, वही सिर्फ है। बाकी सब तो कितने हथियार है, कहाँ मूव कर रहे हैं, सबको आसमान से दिख जाता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात आपने जो कही ना कि वो एक टांग पे खड़े हैं, 1.5 टांग पे खड़े हैं, ये ईरान ने जब कहा कि हम अपने अपने टाइम पर बदला लेंगे, उसको आप जो अहमियत समझिए। आप, अगर मैं ईरान में होता, ईरान का जनरल स्टाफ का होता या उनके किसी थिंक टैंक में होता, तो मैं जो इजराइल ने किया, हमास के पॉलिटिकल चीफ का कत्ल, उसको और भी ज्यादा सीरियसली लेता। क्योंकि जो मेरे घर में मेरे मेहमान का कत्ल कर सकता है, वो एन वक्त पर मेरा भी कत्ल कर सकता है। तो सुप्रीम लीडर की वल्नरेबिलिटी, बाकी लीडर्स की वल्नरेबिलिटी, उनको सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखेंगे वो, कि हम अपने आप को कैसे करें ताकि ये करना तो। और यही बात इजराइल करेगा कि जब हम कर सकते हैं वो भी कर सकता है। आज की तारीख में नेतन्याहू अमेरिका तो जा सकता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होगी कि इजिप्ट के बॉर्डर पर आ जाए। गाजा की, आपने कहा कि हमास के जो न्यू चीफ हैं वो जाएंगे टॉक्स में, मगर नेतन्याहू नहीं आएंगे। वो कैसे मानेंगे कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उनको गोली ना मार दे? आखिर उस मेज पर तो बैठे हुए हैं, उनके सामने बाकी लोग हैं, कोई भी पिस्तौल निकाल के मार सकता है, कहेगा आप मेरे को गोली मारिए, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो ये बात बड़ी सीरियस ली जाती है कि आप मेरे मेहमान को मेरे घर में मार रहे हैं। इसमें तो पुराने जमाने में जंगें हो जाती थी, पूरी वॉर्स हो जाती थी। एम्बेसडर को मार दिया तो उसके ऊपर लड़ाई हो जाती थी। तो ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। इसको, मेरा ख्याल है, कोई भी वर्ल्ड पावर और हिंदुस्तान की सरकार भी इस बात को मजाक में नहीं उड़ा रही है, शौक में नहीं उड़ा रही है कि कितना बड़ा तीर मार दिया। वो हर सरकार इलाके की कह रही है कि अगर वहां हो सकता है तो हमारे यहाँ भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ा सीरियसली वर्ल्ड कैपिटल्स में इस बात को लिया गया है। और मेरा ख्याल है इजराइल को समझाया गया है कि इस तरीके से आप एक्सपोज मत कीजिए, नहीं तो कोई बचेगा नहीं आपके पास। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और ये जो जंग की धमकी है वो कितनी सीरियस है? मैं फिर मतलब हिजबुल्लाह और ईरान, क्या आपको यकीन है कि कोई बड़ा हमला ये करेंगे? कहीं कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 13 अगस्त यहूदियों के लिए बहुत ही मनहूस दिन माना जाता है, कोई किसी मजहबी वजह से, हो सकता है उस वक्त पर हो, या हमारे यहाँ यानी ईरान में शिया हजरात में वो इमाम हुसैन का अरबईन हो जाए उसके बाद हो, क्योंकि इराक वगैरह में मिलियंस लोग पहुंचे होते हैं इस वक्त। तो क्या आपको लगता है कि ये इंतजार करा करके जब ये बेखबर हो जाए, कुछ दिन और गुजर जाएं, उस वक्त अचानक हमला कर दें? हर खुदाई किताब में ये माफ है कि आपकी जान पर जब आ जाए तो आप इबादत थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और कुरान और बाइबल और जुडाइज्म की किताबें रूट एक ही है। तो इस पे कोई नहीं जाएगा कि किसका होली फेस्टिवल, किसकी बाकी चीजें कब है, इस पे नहीं जाएगा। जो फौज है जिसके हाथ में बटन है और बंदूक है, उसके लिए तो वही
उस वक्त का खुदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने देश के बच्चों की जान बचाना ही उसके लिए दुआ है। यानी कभी भी हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मगर मेरा पर्सनल जो मैंने कहा था आपको कि जो लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह है, सारा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब की हवा कहाँ चलती है, आजकल कहाँ चल रही है मानसून के दिनों में, वो मेरा ख्याल है आज की तारीख में लोकल वॉर्स लोकल ही रहेंगी। ये पूरी दुनिया की सहमति है। तभी रशिया के साथ आप सोचिए 3 साल हो गए। रशिया जिसकी रेड स्क्वायर में रॉकेट जब दिखते थे 50 मीटर लंबा रॉकेट, तो दुनिया कांपती थी। अमेरिका अपनी बजट बढ़ा देता था, दुगनी कर देता था। तो ये अब सोचने की बात है, हर फौज के ऊपर, हर सरकार के ऊपर, हर प्रेसिडेंट के ऊपर ये आया है कि आप इन चीज़ों से बच के रहिए। जी, जी, जी। यानी बड़ी जंग नहीं होगी, उसके आपने इशारा दिया, और शायद कुछ डिप्लोमेसी के ज़रिए भी जो ईरान को समझाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका जिसको कह रहा है कि शायद हमारी डिप्लोमेसी का असर हो गया, कि हो सकता है ईरान लिमिटेड जवाब दे, ये आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक़्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि इतनी इन डिटेल तजर्बे और सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन इसमें आती है, वो बहुत ही अहम होती है और बहुत चीज़ें समझने में आसान हो जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।